स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 12 का पार्ट 4 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का डे 6 पढ़ाएंगे। डे 5 हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम आपको डे 6 पढ़ाएंगे। अब तक की जितनी भी पिछली क्लासेस थी उसमें मैंने आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताया था, और उसमें जो डी ब्लॉक के तत्व थे वो बहुत ही ज़्यादा विस्तार थे, मतलब बहुत ही बड़े थे और जो कि ज़्यादा नंबर में आ सकते थे। आज हम आपको एफ ब्लॉक के तत्व बताएंगे। एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं और इनके बारे में। देखो, जो डी ब्लॉक के तत्व थे वो बहुत बड़े थे, मतलब उनकी डेफिनेशन थी, जो थ्योरी थी वो बहुत बड़ी थी। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये बस छोटे से ही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और ना ही ये ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने थ्योरी देख लेते हैं पहले इसकी। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f। अब एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या आ गया, n-2f। और हम डी ब्लॉक के तत्वों में क्या पढ़ रहे थे, n-1, फिर क्या था d। यहाँ पर f आ गया और यहाँ पर एक की जगह 2 हो गए। बस इतना सा ही चेंज है इसमें। n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। ये तत्व आवर्त सारणी में नीचे अलग 2 पंक्तियों में रखे गए हैं, जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। मतलब जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी में सबसे नीचे। और इनको ही हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे एक्टेनाइड और लैंथेनाइड तत्व। यहाँ पर हम दिखाते हैं कहाँ रखे गए हैं। यहाँ पर ये मैंने रफली आवर्त सारणी बनाई है, मतलब इसमें मैंने आपको एलिमेंट नहीं भरे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बताया। क्योंकि यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व, और बीच में क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, जिसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व जो आवर्त सारणी के नीचे ही तो रखे गए हैं 2 पंक्तियों में, उनको ही क्या कहेंगे हम, एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर देखना आप, आवर्त सारणी में सबसे नीचे अलग 2 पंक्तियों में रखे गए होंगे, उनको ही हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व का पहला अक्षर, वो पहला तत्व होता है सीरियम। सीरियम से ही स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब चलते हैं थ्योरी की ओर। थ्योरी क्या कह रही है, यहाँ पर चलते ही ने यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, जिन्हें लैंथेनाइड और हम एक्टेनाइड कहते हैं। अब इनके धात्विक गुण पर चलते हैं। इनके धात्विक गुण क्या हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ तक पूछे जा सकते हैं, यहाँ से लेकर इनके धात्विक गुण और रासायनिक गुण तक आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं सिर्फ यहीं तक हैं, ज़्यादा बड़े ये नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है। पहले चलते हैं धात्विक गुण पर। यहाँ पर धात्विक गुण हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, मतलब इन्हें कहेंगे आंतरिक। जैसे कि यहाँ है एस और पी, ये डी है, इनके नीचे ही तो ये इनके अंदर माना जाएगा ये एफ ब्लॉक, तो इनको ही हम क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ पर है, ये तत्व आमतौर पर चांदी जैसी सफ़ेद रंग की चमकदार धातुएं होती हैं। जो तत्व होते हैं लैक्टेनाइड, एक्टेनाइड, एफ ब्लॉक के, वे कैसे होते हैं, आमतौर पर जो चांदी होता है ना, उससे उसी की तरह सफ़ेद रंग की होती है और बिल्कुल चमकदार, जैसे चांदी चमकता है वैसे ही ये चमकता है। क्या है ये, धातुएं पर उच्च। अब दूसरा है उच्च घनत्व, उच्च गलनांक और क्वथनांक, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती हैं इसकी। और भी दिया गया है, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये जो होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, रंगीन आयन, जो रंगीन, जैसे कि हरा रंग बना दिया, नीला रंग बना दिया, उसकी क्या रखते हैं, प्रवृत्ति बनाने की उसे। इनका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है और इनका घनत्व भी उच्च होता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है चौथे नंबर पर, तथा परमाणु आकार में भी कमी आती है। मतलब इनके परमाणु आकार में, जब हम एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जब एक्टेनाइड तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका जो परमाणु आकार होगा ना वो सिकुड़ेगा, मतलब उसमें क्या आएगी, कमी आएगी उनके आकार में। यहाँ पर आपको इतने ही लिखनी है, मतलब ज़्यादा नहीं लिखने है। अगर आप ज़्यादा लिखने लगोगे तो आपका टाइम सारा लिखने में ही चला जाएगा, सिर्फ धात्विक गुण में।
इस वजह से मैं आपको शॉर्ट करके मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, जो कि आपके पेपर में सेलेक्टेड हो, मतलब नंबर दे सके। आपको सिर्फ इसके 4 ही धात्विक गुण लिखने, अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे कि ये सभी धातुएं होते हैं, मतलब जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, सभी धातुएं होते हैं। अब इनका एक तत्व लेते हैं हम, क्या लेते हैं, ए ब्लॉक का एक तत्व। जैसे कि ए ब्लॉक की तत्व की शुरुआत हुई थी सीरियम से, Se। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर है 58। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इतना आएगा। ये मैंने जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से कर सकते हैं, ये वाले प्रकार से और एक अफबाऊ के नियम से। तो मैंने पहले इस वाले से भी करके दिखा दिया है और इस वाले से भी। इसका हमने कॉमा कॉमा करके 8 आते हैं, तो ये हमने पूरे कर दिए। देखो 8 का मान 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 64। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत सा हो गया है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, रुको थोड़ी देर। यहाँ पर हो गया ना, मैं अभी आपको बता रही हूँ। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48। कितने हो गए, 48 और 2 ये हो गए 49 और ये 50। फिर 8 ये वाले हो गए 50 और 8 कितने हो गए, 58। अब चलते हैं दूसरे प्रकार में, क्योंकि ना ये लंबा कर रखा है ना, तो इस वजह से। अब चलते हैं आगे, मतलब जो अंतिम होता है उससे अगर 8, मतलब यहाँ पर 57 होते तो यहाँ पर हम 7 लिखते, यहाँ पर अगर 56 होते तो हम यहाँ पर 6 लिखते, मतलब इसकी संख्या 8 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर। इसका दूसरा प्रकार से कैसे किया जाता है, दूसरा प्रकार है ल्यूटेटियम, मतलब ये इसका ही तत्व है, इसको बोलेंगे हम ल्यूटेटियम। इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है 71। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 71 है। तो इसका किया है हमने अफबाऊ के नियम से। यहाँ पर लिखा है हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। ये वाला हमने आपको बता दिया था, मतलब आपको सिर्फ यहीं तक याद करना है, मतलब इतने लंबे नंबर कौन पूछता है, सिर्फ यहाँ तक ही आपको ये याद करना है। अगर पूछ भी लिए तो आप अफबाऊ का नियम जल्दी जल्दी बना करो और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है 3d10 के बाद क्या आएगा, 4p6 5s2 4d10 5p6 4f। जो f ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो f ब्लॉक का ऑर्बिटल होता है कक्षक, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भरे हैं सिर्फ और सिर्फ 11, क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या पूरी हो रही है, इस वजह से। आप चाहो तो यहाँ पर जोड़कर भी रख सकते हो। पहले हम 10-10 की संख्या जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने हो गए 20, और 10 इसमें से ले लो 30 और 1 31 हो गए, यहाँ पर 31 हो गए। अब यहाँ पर हम इन्हें जोड़ लेते हैं, मतलब इन्हें जोड़ लिए, इन्हें जोड़ लिया और इन्हें जोड़ लिया, बचा क्या, ये और ये बचा। यहाँ पर आप 2-2 की संख्या जोड़ लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 31। आपको जोड़ने का तरीका बता रही हूँ मैं। यहाँ पर हमने 31 जोड़ लिया, अब इन्हें जोड़ते हैं हम, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 6, और यहाँ पर हो गए 8 और 2 10 हो गए। 10 में ये जोड़ो तो कितने हो गए 41, कितने हो गए ये 41। अब क्या बचा, 6 ये बचे, 6 ये बचे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गए, 12 और 41 कितने हो गए। अब इनको जोड़कर मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप अपनी तरफ से जोड़ लेना। इन सबको जोड़कर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 71। तो आप इसे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कर सकते हैं। अगर मैं आपको जोड़ के बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा ही हो रहा है। यहाँ पर अब आते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, मतलब रासायनिक गुण पर। इनके रासायनिक गुण क्या क्या हैं, यहाँ पर लिखा है। पहला, लैंथेनाइड तत्व क्रियाशील होते हैं, परंतु एस ब्लॉक के तत्व से कम क्रियाशील तथा डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों से क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, और जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उससे क्या करते हैं, उससे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अब दूसरा है इसका, ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, ये अम्ल होता है, जैसे एसिटिक अम्ल है,
सल्फ्यूरिक अम्ल है उससे क्रिया करके क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे निकालते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। तीसरा है, और ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर यौगिक बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अवशोषित करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाएंगे। अब ये वाला टॉपिक यहीं तक है, आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। जो मैंने अभी आपको बताया इन्हें आप करके देख लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको ये आ जाएंगे आसानी से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आ सकता है आपके 4 नंबर में। अब चलते हैं आगे, इसका अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर आगे दिया गया है, ये वाला नया टॉपिक आ गया। अब यहाँ पर है लैंथेनाइट संकुचन। अब आप समझो संकुचन किसे कहते हैं। संकुचन उसे कहते हैं जैसे कि जो सिकुड़ना, आप अभी तो इतना ही समझ लो, जो चीज़ सिकुड़ती है मतलब छोटी होती है उसे हम संकुचन कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है लैंथेनाइट संकुचन, इसे आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखा है लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार क्रम से छोटा होता जाता है, इसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। जैसे कि हम लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो उसका साइज होगा, आकार होगा, वो कैसा होगा, क्रम से छोटा होता चला जाएगा। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। अब इसका कारण क्या है, मतलब ये किस कारण से होता है छोटा, इसका कारण यहाँ पर लिखा है लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय, आप यहाँ पर ये गलत है, आप इसे मत समझ लेना, जाने पर नाभिक में क्रमशः प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। जब लैंथेनाइट श्रेणी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक होगा, उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। फिर है जिससे नाभिकीय आकर्षण, जो नाभिक का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने का है, वो क्या होगा, बढ़ता है, जिसे क्या लिखते हैं हम n-2f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है। मतलब जब आकर्षण बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरता है क्योंकि f कक्षक की आकृति विस्तारित रहती है। जो f कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, लंबी, लॉन्ग होती है, लंबी को ही हम विस्तारित कह सकते हैं, विस्तारित रहती है, अतः इनके द्वारा परिरक्षण प्रभाव कम पड़ता है। जब विस्तारित होगी तो इनके द्वारा क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा, मतलब कम पड़ेगा। फिर है इस प्रकार नाभिकीय आकर्षण अधिक प्रभावी होने के कारण, मतलब इसी प्रकार नाभिकीय आकर्षण है जो अधिक प्रभावी होगा, इसी के कारण क्या होगा, वह उसका आकार जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे पढ़ लेना, ये आपके 5 नंबर में आ सकता है, आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब आगे दिया गया है लैंथेनाइडों का पृथक्करण, मतलब लैंथेनाइडों को पृथक हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है लैंथेनाइड संकुचन, जो अभी आपको बताया है, के बाद इनके आयनों की रासायनिक गुणों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। मतलब उसकी संकुचन करने के बाद जब इनके आयन होंगे, उनके रासायनिक गुणों को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ समानताएं एक समान पाई जाएंगी। फिर है अतः इन्हें शुद्ध प्राप्त करना कठिन होता है। जो लैंथेनाइडों के आयन होते हैं उनको हम शुद्ध प्राप्त करेंगे तो वो कितना होगा, कठिन होगा, मतलब प्राप्त नहीं हो पाएगा। इन्हें शुद्ध करने की निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड मतलब H2O की क्षारीय प्रबलता श्रेणी में बाएं से दाएं जाने के कारण घटती है, क्योंकि आकार छोटा होने से क्या होगा, सहसंयोजी संकुलन बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर आगे लिखा है संकुलन प्रभाव। अब यहाँ पर संकुलन बढ़ेगा जो मैंने बता दिया था आपसे, 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, संकुलन प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, लैंथेनाइडों का आवेश घनत्व कम होता है। जो आवेश घनत्व, जैसे कि आप घनत्व तो आप जानते होंगे, जैसे कि एक ग्लास है उसमें हमने पानी लिया है, जो उसमें हमने एक चीज़ मतलब कुछ भी घोला है, जब उसके कण पास होंगे तो उसे हम घनत्व कहेंगे, जितने पास होंगे उतना ही उसका घनत्व बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, दूर दूर है तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है,
अतः इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ पर संकुल किसे कहते हैं, आप ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना, इन्हें ही हम लिगेंड कहते हैं। जो बीच में CN होगा ना, इसे ही हम लिगेंड कहेंगे। जो भी सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर लेगा, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, संकुल। तो यही इसका एग्जाम्पल है, आप इसे लिख देना। अब आगे है लैंथेनाइडों का प्रयोग, मतलब लैंथेनाइडों को किस किस में प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया ना, ये 5 नंबर में आएगा आपके। तो यहाँ पर मैंने इतना बता दिया है। ये देखो, ये यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है, इसके कारण बता दिए और इसको पृथक्करण बता दिया और इसका क्या बता दिया, संकुलन प्रभाव। अब आगे एक नया है लैंथेनाइडों का प्रयोग। बस इतना ही पढ़ के ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इनका प्रयोग पढ़ लेते हैं। इनका प्रयोग किस किस में किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने में, और क्या जाता है, सीरियम के लवण कपास को रंगने तथा उत्प्रेरक के काम आने में। जो सीरियम होगा, जो इसका तत्व है, उसके लवण के कपास को क्या होगा, रंगने में, मतलब कलर करने में, तथा उत्प्रेरक के काम, मतलब उत्प्रेरक बनाने में। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो क्रिया कराते हैं, उसके काम आता है। आगे है तीसरा है लैंथेनाइड के ऑक्साइडों का उपयोग। यहाँ पर डबल जगह लिखा है, एक जगह लिख लेना, का उपयोग चश्मे के रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। जो लैंथेनाइड है, इसका उपयोग और किस में किया जाएगा, जो चश्मे हैं, जैसे कि चश्मा है, उसके हम लेंस को देखेंगे, किसी का लाल होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का हरा होता है। तो उसमें रंगने में किसका यूज़ किया जाता है, लैंथेनाइड के ऑक्साइडों का उपयोग किया जाता है। अब आगे है इन तत्वों के यौगिकों का उपयोग चुंबक तथा वैद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है। जो लैंथेनाइड के तत्व हैं, इनका उपयोग किसमें और किसमें किया जाएगा, चुंबक में और वैद्युत उपकरण, जो बिजली होती है ना, उसके औजार बनाने में किया जाता है। अब अगला है 5वां है लैंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइड पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जो लैंथेनाइड के जो मिश्रित ऑक्साइड बचते हैं, उसका प्रयोग किस में किया जाता है, पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक के रूप में। जो जैसे कि किसी भी तत्व का भंजन कर रहे हैं हम, तो उसमें उत्प्रेरक जैसे कि क्रिया कराएगा, तो उसके ही रूप में किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये आपके 5 नंबर में आ सकता है। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।